गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़नी है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की। तो उसके रिगार्डिंग ये चैनल बनाया है और कंपटीशन की कोई वीडियोस आदि भी बनाएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो उसमें है। मतलब पहले देख लेंगे कि किस प्रकार से है, आपको समझ में आ जाए इस हिसाब से पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के 11 चैप्टर हैं। उन 11 चैप्टरों की रीडिंग माननी है और आपको बतानी है किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और समझ डेवलप करनी है। पहली बात, हर चैप्टर के अंदर इसने खुद ने ऐसे लिख रखा है कि प्रत्येक अध्याय को कई विभागों में बांटा गया है और विभागों को पढ़ने पर आपस में बातचीत करने और समझने के बाद ही अगले अध्याय की शुरुआत करनी है। इससे क्या होगा कि वो चैप्टर याद भी हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो सवाल मन में हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पर एक लड़की है। प्रत्येक जो चैप्टर है उसके अंदर ऐसे बताया गया है कि एक लड़का या लड़की होंगी जिनके मन में कोई सवाल होते हैं। उन सवालों के जवाब हम किस किस उस किताब के अंदर ढूंढेंगे कि इन सवालों के जवाब इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। यानी अखबार में कोई आर्टिकल आया और उसमें लिखा हुआ था कि 100 साल पहले यहाँ पर कुछ हुआ था। तो उस रसीदा के मन में सवाल आया कि 100 साल पहले इन्होंने कैसे सोचा कि ये 100 साल पहले हो सकता है। तो हम भी ये सोच सकते हैं कि सोचने वाली बात है कि कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। तो हम कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो आदि के माध्यम से हम कल में जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में जान सकते हैं। 100 साल पहले क्या हुआ था यह जानने के लिए क्या करेंगे, तो हम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन ऐसा संभव है क्या कि कोई व्यक्ति हो आपके सामने, उसे 100 साल पहले की बात स्मृति हो। बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। 100 साल का भी हो भी गया कि कोई व्यक्ति है, हम उससे पूछेंगे, उसकी उम्र ही 102 साल है और उसे याद है, तो हम 100 साल का पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, 200, 300, 1000 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगेगा। तो देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन से गीत गाते थे। ओवरऑल बात इतनी सी है कि पहले के लोग और अब के लोग, अब जो हम करते हैं उसकी तुलना में पहले लोग क्या करते थे और कैसे करते थे। आज हमें पता है कि हम खेलते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से हम सूचनाएं ग्रहण कर लेते हैं। पहले क्या होता था, क्या लोग एक एक मतलब ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं। क्या इन लोगों के बारे में पता भी था कि ये लोग हैं। जैसे हमें तो पता है कि पूरी दुनिया में यहाँ लोग हैं, इन्हें कैसे पता लगता होगा। तो इनके बारे में हम ये जान सकते हैं, या फिर यहाँ के रहने वाले लोग क्या क्या करते थे और यहाँ के रहने वाले लोग क्या क्या करते थे। तो ये जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी तो क्या है, जानते हैं कैसे होता था, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी का पता लगा लेंगे। मानचित्र 1 के अंदर नर्मदा नदी ये जा रही है आपकी नर्मदा नदी, ये है, ये कौन सी नदी है, तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब था कि वो इकट्ठा करते थे सामान को। क्या करते थे, इकट्ठा करते थे सामान को। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। यानी कि 2 काम करते थे पहले वाले लोग। एक करते थे क्या, संग्राहक, कि वो सामान को संग्रहण करते थे। दूसरा वे आखेट यानी कि शिकार करते थे। इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चलता था। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों का पता लगाओ। ये याद भी रखने हैं सुलेमान
कित्तर पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये है सुलेमान, ये है कित्तर पहाड़ियाँ, और ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है, क्योंकि इधर अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान आ जाएगा। हमारा पाकिस्तान धुरंधर नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? सुलेमान और कित्तर पहाड़ियों का पता लगा लिया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजना प्रारंभ किया था। तो याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का क्या हुआ था? उपार्जन। उपजना का मतलब है उन्होंने गेहूँ और जौ की खेती की थी। कितने वर्ष पहले? 8,000 वर्ष पूर्व। कहाँ पर? सुलेमान कित्तर पहाड़ियों के मध्य में की थी। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे, तो गांव में रहने वाले लोग करते क्या है? वही करते हैं, पशुओं को पालते हैं और खेती करते हैं। खेती में याद रखना है कि गेहूँ और जौ की करते थे और पशुओं को पालते थे। सुलेमान और कित्तर पहाड़ियों की मध्य की बात है। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में विंध्यन पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में तो गारो पहाड़ियाँ, ये रही गारो पहाड़ियाँ, और विंध्यन पहाड़ियाँ तो ये रही विंध्यन पहाड़ियाँ। पता लगा लिया। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये वे स्थान विंध्यन के उत्तर में स्थित थे, यानी कि विंध्यन और गारो। ये गारो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर तो उपजाया गया था चावल। विंध्यन पहाड़ी है इसके उत्तर के अंदर, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर भी क्या उपजाया गया था? तो यहाँ पर भी चावल उपजाया गया था, यानी कि चावल उगाया गया था। दो चीज़ें याद रखनी है, गेहूँ और जौ तो कहाँ पर उगाए गए थे? सुलेमान कित्तर पहाड़ियों 8,000 वर्ष पूर्व। तथा विंध्यन और गारो पहाड़ियों के अंदर क्या थे? यहाँ पर उपजाए गए थे क्या? गेहूँ उपजाए गए थे। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाते हैं। इसे कहा जाता है सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी। सिंधु की एक सहायक नदी है काबुल नदी। इसके अलावा 5 सहायक नदियाँ हैं, इसलिए पंजाब कहा जाता है पंच प्लस आप। पंच प्लस आप, पंच का मतलब होता है 5, आप का मतलब होता है जल। 5 जल यानी कि नदी। 5 नदियों जहाँ से बहती है उस क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो बड़ी नदी है सिंधु, और सिंधु में कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं, ये भी बड़ी हैं, लेकिन इन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2 तारीखें हैं, एक है 4700 वर्ष पूर्व, एक है 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व तो गंगा नदी के आसपास लोग बसना प्रारंभ हुए थे। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के आसपास लोग बसना प्रारंभ हुए थे, यानी कि सबसे पहले यदि लोग बसे, भारत की तुलना की बात करें तो वो सिंधु नदी के आसपास बसे। सिंधु नदी के आसपास बसे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो गंगा की तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये है गंगा नदी, ये रही गंगा। इसकी सहायक नदी है सोन नदी, इसकी सहायक नदी है यमुना, इसकी सहायक नदी है चंबल। इसकी सहायक नदी क्या है? एक मेजर नदी है जो ब्रह्मपुत्र है, वो भी इसमें आकर के मिलती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र मानचित्र काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, और वो भी कहाँ पर? गंगा के दक्षिण में। गंगा का दक्षिण भाग है ये। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था मगध। वर्तमान में मगध सिमट के रह गया है कहाँ पर? पटना में सिमट के रह गया है। वर्तमान में बिहार या पटना में सिमट कर रह गया है। तो है इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। जैसा राज्य मगध यानी कि बिहार के अंदर हुआ, वैसा ही एक बड़ा राज्य है और कहीं पर भी स्थापित हुए। जैसे राजस्थान में स्थापित हुए कई राज्य है, दक्षिण भारत में स्थापित हुए। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। यानी कि आप देखो, पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर के चढ़ के आना या फिर उसके दर्रों के माध्यम से आना। रेगिस्तान है तो रेगिस्तान के अंदर पैदल चलना, क्योंकि साधन नहीं थे, लोग पैदल ही यात्रा करते थे और लंबी लंबी यात्राएं होती थी, तो उनके लिए मुश्किलें तो थी, जोखिम भरी भी थी। जोखिम भरी इसलिए थी, पड़ गए पहाड़ से तो आएंगे नीचे भाई साहब। दूसरा रेगिस्तान है, कहीं प्यास, कहीं पानी नहीं मिला, छाँव नहीं मिली तो गए वहाँ मर जाएंगे। तो काफ़ी जोखिम भरी यात्राएं होती थी, लेकिन उन्होंने यात्राएं की हैं।
थे। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। लोग दो वजह से ही पलायन करते हैं। एक, उन्हें अपनी आजीविका चलानी है, यानी कि जिंदा रहना है, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए जाएंगे दूसरी जगह। दूसरे जाएंगे कि यहाँ पर कोई आपदा आ गई है, जैसे कि यहाँ पर भूकंप आया तो और इनके घर उजड़ गए, ये थोड़े से लोग बचे हैं तो या दोबारा नहीं रह सकते, दोबारा आएंगे तो पूरे समाप्त हो जाएंगे, इसलिए चले जाते हैं। या कोई सुनामी आ गई, यदि आप समुद्र तट या नदी तट के किनारे पर रहते हो तो ये दूर बसेंगे, इसलिए प्राकृतिक आपदा और पैसे के कारण लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ये जो उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे, इन्हीं का योगदान है कि हमें किसके बारे में पता लगता है, इन्हीं का योगदान है कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इनकी भी चुल मस्ती थी कि हम जानेंगे कि लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा करते थे, उन डाटाओं को इकट्ठा करते थे और आज वो हमारे काम भी आते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज भी हम यदि कहीं भी यात्रा करते हैं तो हमें लोगों के विचारों का, उनकी रहन सहन का, इनके बारे में सब जानकारी पड़ता है, सब जानकारी हमें पता लगती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यात्रा ज़रूर करो, महीने में एक यात्रा क्या ही जा रहा है। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इसे दक्षिण एशिया कहा जाता है। कौन सा है? ये पूरा दक्षिण एशिया ही है, जिसके अंदर क्या क्या जाते हैं। देखो, यहाँ पर नेपाल था, यहाँ पर भूटान था, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार स्थित है, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये भारत है। इसके अलावा ये श्रीलंका है, यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है। चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप दिया जाता है। दक्षिणी एशिया को मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दक्षिणी एशियाई देशों में सबसे बड़ा कोई देश है तो वो है अपना महान भारत। अब इसे अलग उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो सुलेमान और खितर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर स्थित है अराकानयुमा पर्वत स्थित है, नीचे हिंद महासागर स्थित है। तो ये क्या है तो विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है अपने ही द्वीप के अंदर, महाद्वीप में ही एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आज भी लोग यात्राएं दो ही कारणवश करते हैं। एक पैसा कमाना है, एक उनके हितार्थ अर्थात उनकी जीवन की रक्षा के लिए करते हैं कि यहाँ पे जीना संभव ही नहीं है, आजीविका के लिए नहीं है, यह संभव नहीं इसलिए करते हैं। हालांकि आज एक तीसरा कारण एक भी आ गया है कि लोग वेल हेल्थ लाइफ जीना चाहते हैं, वेल हेल्थ लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए भी जाते हैं, पर वो जिंदगी के लिए आ जाता है। अब दिल्ली में कोई रह रहा है, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे भाई विराट कोहली है, वो लंदन जाके रह रहा है क्योंकि लंदन की वायु शुद्ध है, वो लंबा जिएगा, वहाँ पर उसकी हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है, इसलिए लोग सुविधाओं के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो सुविधा के लिए भी जा रहे हैं आजकल। फिर से मानचित्र को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नाम क्या था, सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडस, और इसी इंडस के आसपास रहने वाले लोग क्या कहलाए, इंडियन। और इंडियन जहाँ रहते हैं उसे क्या कहा गया, इंडिया। या कह सकते हैं कि इंडस के आसपास का जो क्षेत्र था उसे इंडिया कहा गया, इंडिया रहने वाले इंडियन कहलाए। अपने एड्रेस में ईरान और यूनान का पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों, क्योंकि ईरान किस तरफ है, भारत है यहाँ पर, ईरान और अफगानिस्तान दोनों किस तरफ है, इधर।
इसे उत्तर कहा जाता है, इसे पूर्व कहा जाता है, इसे दक्षिण कहा जाता है, इसे पश्चिम कहा जाता है। ईरान और अफगानिस्तान पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम से किधर है, भारत की तरफ है, तो यहाँ पर लिखा है उत्तर पश्चिम। ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, उत्तर, यहाँ पर स्थित है, तो इधर से भारत है, इसलिए कहा गया है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा हिंदोस का, हिंदोस या इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित, नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया का, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, ये जो सिंधु नदी थी इसके जस्ट ऊपर यानी कि उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर जो इसके तट पर रहते थे उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता, भारत का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। यानी कि भारत क्या था, तो भारत भाई साहब एक समूह था, लोगों का समूह था जिसे भारत कहा जाता था। उस समूह को कहा जाता था, बाद में पूरे देश के लिए यही प्रयोग किया जाने लगा भारत। ताड़पत्रों से अपनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि क्या होती है, तो देखो भाई, ताड़पत्र पर यदि आज कागज़ पर लिखते हैं ना, उसी प्रकार से पहले किस पर लिखते थे, ताड़पत्रों पर। तो ताड़पत्रों पर जो लिखावट की जाती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। किताब बनाने के लिए ताड़पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये है वैसा वो पांडुलिपि, इस पर कुछ लिखा जाता था। ऐसे कागज़ पर लिखा जाता है, पर अब ज़्यादा होता है, कागज़ पर लिखा जाता है, बहुत सारी सूचनाएँ ज़्यादा हैं तो कागज़ की जरूरत पड़ेगी। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है, अर्थात पांडुलिपि के लिए एक शब्द यूज होता है जिसे कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। इस मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द ये कहाँ से निकला है, तो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है मेन्यू। मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ब्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। नाम है ब्रुज पेड़। इस ब्रुज पेड़ की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। उस भोजपत्र पर कुछ लिखा जाता है, उसके बाद में क्या बन जाता है, वो बन जाता है पांडुलिपि, वो बन जाती है पांडुलिपि बन जाती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि लकड़ी तो है, अब लकड़ी में तो दीवड़ भी लग सकती है, तो उस प्रकार से है कि कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पहले आम लोगों की भाषा क्या थी, तो पहले आम लोगों की भाषा थी वह थी प्राकृत। आम लोगों की भाषा क्या थी, तो पहले आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। उनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री और पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। अब इन्हीं लेखा जोखा जो होते थे इन्हें ताड़पत्र पर भी लिखा जा सकता था, लेकिन ताड़पत्र पर लिखने के बाद में वो अधिक लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इतना तो कन्फर्म था राजा को भी, इसलिए राजा इनको लिखवाता था कहाँ पर, पत्थर पर लिखवाता था। पत्थर कैसा भी हो सकता है, वो गोल हो सकता है, वो स्तंभ हो सकता है, किसी प्रकार, तो उसे क्या कहा जाता था, अभिलेख कहा जाता था। क्योंकि पत्थर पर लिखा है, पत्थर पता नहीं कितने सालों के अंदर तो खराब होगा, और उसे गाड़ दिया जाता था, तो गाड़ने के बाद तो कहाँ ही जाएगा, घिसता था, कुछ भी टन जाते थे, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद होंगे, लोगों को पता लगेगा कि इस राजा ने इतना महान काम किया है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी। लाभ मैंने बता दिया कि लाभ क्या थे, तो लाभ थे कि लंबे समय के लिए उस राजा की ख्याति प्राप्त थी, उसके परिवार को उससे सम्मान देखा जाता था, उस राजा की प्रशंसाओं में कई गीत लिखे जाते थे, फिर इस राजा ने हमें ऐसा बचाया था।
कठिनाइयाँ क्या क्या आती थी, पत्थर पर लिखना आसान नहीं होता था, पत्थर पर लिखना आसान नहीं होता था, बस यही कठिनाइयाँ और तो क्या। अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरानी जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, जो वस्तुओं का अध्ययन करता है, वस्तुओं का अध्ययन करता है। इतिहासकार होता है वह इतिहास लिखता है, इतिहास को पढ़ता है, लेकिन जो पुरातत्वविद होता है वह क्या करता है, जैसे कि कहीं से कोई मटका मिल गया, मटके मिल गए, कहीं से कोई जवाहरात मिल गए, पुराने आभूषण मिल गए, तो उनकी देख रेख करता था। ये आभूषण कैसे पहने जाते थे, किसके द्वारा पहने जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, तो वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होते थे। कुछ चीज़ें हैं जैसे लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख किसका है, अशोक का। तो यह अभिलेख हमें अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। यानी अशोक की सीमाएं कहाँ तक थी, अफगानिस्तान के कांधार तक थी। कितना पुराना है, 2250 वर्ष पुराना है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिखने के लिए लिपि चाहिए, पढ़ने और बोलने के लिए भाषा चाहिए। तो भाषा और लिपि में दो अंतर होते हैं। लिपि लिखावट है, लय से लिपि, लय से लिखावट आती है। भाषा बोलने के लिए चाहिए और सुनने के लिए चाहिए। बोलने, सुनने और बताने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, लिपि लिखने की आवश्यकता पड़ती है। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों की बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिलेख के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में स्थित है। अर्थात अफगानिस्तान के अंदर कांधार के अंदर अशोक का जो अभिलेख था वह कौन सी लिपि के अंदर लिखा गया, अरमाइक और यूनानी, अरमाइक और यूनानी ये लिपि के अंदर लिखा गया था। अब पुरातत्ववेताओं को ये प्राप्त होते थे जिनके अंदर एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। यानी कि ये चांदी के सिक्के हैं और ये वो पात्र हैं। अब ये पात्र आज भी मिलते हैं क्योंकि ये खराब नहीं हुए, इसलिए है कि चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती हैं, लिखावट खराब हो सकती है। क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? पहले पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शब्द कौन सा है? स्रोत शब्द है। ये जो चीज़ें मिलती हैं ना यहाँ पर जो मिली, ये जो चीज़ें मिली हैं, इन सब के लिए इतिहासकार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, अब ये है इतिहासकार। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ना कि इतिहास के अंदर जा कर के उन चीज़ों को खोदते हैं, निकालते हैं। नहीं, खोदने वाले, निकालने वाले, उनका परीक्षण करने वाले कौन होते हैं? पुरातत्वविद। कौन होते हैं? वो होते हैं पुरातत्वविद होते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? हमारे अतीत, यानी अतीत एक नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप
कि अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। वर्तमान में ये भारत है। भारत में यहाँ पर रहने वाले लोग मछली पकड़कर नहीं खाते हैं, उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध है। लेकिन जो अंडमान निकोबार यहाँ पर जो द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका तो मुख्य भोजन ही मछली है, क्योंकि वो मछली पकड़ कर खाते हैं। यहाँ पर फसल इतनी होती नहीं हुई है, करते नहीं, ये जानते नहीं है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कर्षक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। कहाँ से रखेंगे? लेखा जोखा रखने में भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और जो शासक होते थे उनके पास पैसे होते थे, जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कर्षक या पशुपालक होते थे, ये सिर्फ अपनी आजीविका चलाते थे, किसी प्रकार से जीवित रह लें और अपने परिवार का पालन पोषण कर लें। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। और एक और चीज़, हम ये चीज़ें प्राप्त जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं, इनके आधार पर हम सिर्फ कयास लगाते हैं। कयास अर्थात केवल सोचते हैं, 100% नहीं है कि हाँ ऐसा ही होता होगा, नहीं, 100% नहीं है, केवल ये लगाते हैं कि ऐसा करते होंगे। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है 0। उसका 1 साल बाद आया तो 1 ईस्वी। उसके 1000, अब ये 1 आया तो 1, 2, 3, 4 हज़ार साल हुए तो क्या बनी? 1000 ईस्वी बनी। जन्म के 2000 वर्ष बाद से ईसा में 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके 2000 बाद आया तो 2000 ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं। ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं, इसलिए कहा जाता है ई पू। क्या लिखा जाता है? ई पू, ईसा पूर्व लिखा जाता है। इस पुस्तक में हमने 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना किस प्रकार से होता है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। अर्थात जब हम इसे लिखते हैं कि 2000 ई पू, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। इसे ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ईसा को क्राइस्ट कहा जाता था इसलिए, और पूर्व यानी बिफोर होता है, तो बिफोर क्राइस्ट, इसलिए क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? BC कहा जाता है, अर्थात 2000 BC, 2000 BC कहा जाता है। कभी कभी कुछ तिथियों से पहले हमें AD, हिंदी में ईस्वी, जिस प्रकार से हम लिखते हैं कि 2000 ईस्वी जो भी चल रही है। 2000 ईस्वी का मतलब क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद। इससे अंग्रेजी में कहा जाता है एना डोमिनी, आफ्टर डेथ नहीं, एना डोमिनी। आफ्टर डेथ याद रखना, क्या कहा जाता है? एना डोमिनी कहा जाता है। इस ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से एना डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? CE लिखा होता है, जिसे कहा जाता है क्राइस्ट एरा, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद जो है वो आया क्राइस्ट एरा। लेकिन उससे पहले को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहा जाता है। और ये जो क्राइस्ट एरा है, इसे क्राइस्ट एरा नहीं भाई, इसे कॉमन एरा कहा जाता है। कॉमन एरा, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद क्या चला? कॉमन एरा चला, और उससे पहले तो बिफोर कॉमन एरा चला, इस प्रकार कहा जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। वो चीज़ें सामान्य हो जाती हैं जिनका बहुत बड़े समुदाय के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आज आप कोई भाषा बोलते हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप उस भाषा को इतनी बड़ी बना दो कि वो लोगों के बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उसे बोलने लगे, वो भाषा ही चल पड़ेगी। सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज BP अक्षरों का प्रयोग करते, इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले कौन सा? तो बिफोर प्रेजेंट, BP शब्द का प्रयोग करते हैं। अन्यत्र
ये अन्यत्र सिर्फ इसलिए इस पाठ में हम ये देखेंगे कि भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, भारत में किस प्रकार से खोज खाज हुई। इसी दौरान जब भारत में ये सब हो रहा था तो दुनिया के अन्य क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा था, इसके लिए हर चैप्टर में अन्यत्र दिया गया है। पहले बड़ा अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जाने पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा। अब इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि उस लिपि का अर्थ क्या है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जाने की प्रसिद्ध कहानी अफ्रीकी देश मिस्र, यानी कि मिस्र है वह अफ्रीका का देश है, वहाँ पर कुछ लिपि प्राप्त हुई। उससे हमने ये निकाला कि ये क्या कहना चाहता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा और रानी रहते थे, तो उन्होंने इस प्रकार से क्या, तो इस प्रकार से लिखवाया और ये नीचे ये लिखवा दिया। उसके बाद में हमें पता चला कि जो लोयन है उसके लिए एल शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे लोयन है उसके लिए भी एल शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। क्या एल शब्द का। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा मिस्र था, तो मिस्र के उत्तरी तट पर यहाँ पर रोसेटा नामक एक कस्बा था। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र 2 प्रकार में लिखा हुआ है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र के संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यानी आप देखोगे ना तो ये ए है, ये ए है, ये चिड़िया है, ये ए है, ये शेर है तो एल शब्द, ये शेर है तो एल शब्द। यानी कि शेर के लिए तो एल शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये कुछ भी है इसके लिए बी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उन लिपियों को पढ़ सकते हैं। एक बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तब आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। यात्रा क्या होती है, तो घूमना होता है। पांडुलिपि क्या होती है, यात्रा का मतलब क्या होता है, यात्रा का मतलब होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और उस जगह के बारे में सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं या जान रहे हैं। पांडुलिपि होती है, पहले ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख क्या होते थे, पत्थर पर लिखे जाते हैं। पुरातत्व क्या होता है, तो प्राचीन चीज़ें होती हैं उनके बारे वो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं पुरातत्व कहा जाता है। इतिहासकार होता है जो इन पुरातत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, खोजता नहीं है इन्हें, केवल जानकारी प्राप्त करता है। इतिहासकार स्रोत क्या होते हैं, इतिहासकार जिन स्रोतों के माध्यम से इतिहास को जानता है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना हमने निकाल लिया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, ये तिथियाँ याद करनी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पर कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्रथम नगर था वह 4700 वर्ष पूर्व था। पूरी सभ्यता बसने में टाइम लगा, लेकिन जो पहला नगर था वो 4700 वर्ष पूर्व है। गंगा नदी के अंदर लोग आकर बसे थे वो 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जो प्रारंभ हुआ है वो कब से प्रारंभ हुआ था, 2000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर अब तक है। नर्मदा नदी के अंदर आखेट और संग्रहण किया करते थे। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि हुई थी। आरंभिक कृषि गारो पहाड़ियों के अंदर हुई थी। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर प्रथम नगर बसे थे, और गंगा घाटी के अंदर नगर कब बसे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व बसे थे। पांडुलिपि और अभिलेख के अंदर अंतर आप बता ही देंगे। ये प्रश्न है, देख लेना आप। कल अध्याय 2 प्रारंभ होगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।